तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइजर भर्ती 2025 7 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। आज का एग्जाम एनालिसिस थोड़ा सा लेट आया क्योंकि प्रश्नों की संख्या हमारे पास में ज़्यादा थी जिन्हें टाइप कराने में और लिखने में समय लग गया है। लेकिन एक एक प्रश्न के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देते हुए चलेंगे जिससे कि आगे जो भी प्रश्न आने वाले हैं उसका आपको एक आइडिया लग सके। तो फिलहाल वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आगे जितनी भी वीडियो आए वो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके। साथ ही साथ में एमपी आबकारी एमपी टेट परीक्षा के लिए हम क्लासेस शुरू करने वाले हैं। सहायक समूह 1 सहायक समूह 2 के जो एग्जाम आ रहे हैं, ग्रुप 4 का जो एग्जाम आ रहा है, सबके लिए क्लासेज कल से शुरू हो जाएंगी। आज वहाँ पर थंबनेल वगैरह सब कुछ बन गया है, कंप्लीट हो गया है, पीडीएफ भी बन गई है। कल से क्लासेस हम शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले मैथ की क्लास शुरू करेंगे और नंबर सिस्टम से लेकर के चलने वाले हैं, एकदम जीरो लेवल से लेकर के चलेंगे और हीरो लेवल तक आपको हम पहुँचाएंगे। ठीक है, आज तो फोटो भी लगा दी भैया हमने अपनी, ठीक है ना, बताइए कैसी लग रही है। चलिए फिर क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज जिन लोगों ने प्रश्न भेजे हैं उनके कितने नंबर आए हैं। सबसे पहले उन लोगों को थैंक यू बोल दें। सबसे पहले नेहा कल्याणी जी, इनके 150 नंबर आए हैं। इनका आज की फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था और इन्होंने काफ़ी सारे प्रश्न भी हमारे पास में भेजे हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ओडीडी विकार वगैरह ये सब इन्होंने भेजा है, डिप्थीरिया और श्रम योजना। तो अभी इन प्रश्नों को अभी हम डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं। उसके बाद में परी गौर जी ने भेजे हैं प्रश्न, इन्होंने तो लिख करके भेजे थे, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ पर देख रहे होंगे हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके बहुत अच्छे नंबर आए हैं। जैसे कि यहाँ पर 181 नंबर इन दीदी के आए हैं। ठीक है, निकिता उपाध्याय जी के 176 नंबर आए हैं। उसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं, देखो हरिश्ता मालवी जी के 173 नंबर आए हैं। सानिया खान जी के 182 नंबर आए हैं। तो इन सब लोगों ने हमारे कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स ले रखे थे जिन लोगों के इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके नंबर भी अच्छे आएँ तो बस आप कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स ले लीजिए। इन नोट्स को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आप मात्र 15 घंटे में इन नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं और कंप्लीट करके अगर आप एग्जाम देने जाते हैं तो अभी आपके जितने नंबर टेस्ट में आ रहे होंगे, हालांकि समय कम बचा हुआ है, फिर भी आप ये मान के चलिए कि 20 से 30 नंबर का फायदा आपको जरूर मिलने वाला है। आप आराम से 160 165 के आसपास में पहुंच जाएंगे। तो तुरंत आप लोग ये नोट्स मंगवा लीजिए जिससे कि आपके नंबर भी अच्छे आ सकें और उन 660 लोगों में आप शामिल हो सको जिनका फाइनली सिलेक्शन होने वाला है। इस नोट्स को मंगाने के लिए कुछ खास करना नहीं है, ये आपको क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है, इस क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 199 रुपये का पेमेंट करना है। पेमेंट का स्क्रीनशॉट तुरंत की तुरंत इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर सेंड कर देना है। आपको तुरंत की तुरंत कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। इसके अलावा एमपीएसआई एमपी आबकारी या फिर एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा के भी नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो इसी नंबर पर मैसेज करके आप लोग नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। चलिए भैया आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले विटामिन B7 के बारे में कितनी बार बताया था, बायोटिन के बारे में फिर से पूछ लिया है। बालों के विकास के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार होता है, तो विटामिन B7 जिसे हम बायोटिन के नाम से जानते हैं, यह विटामिन बालों के विकास के लिए जिम्मेदार होता है। साथ ही साथ में यह विटामिन नाखूनों के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो बायोटिन जिसे हम विटामिन B7 के नाम से जानते हैं, इसका इस्तेमाल अक्सर बालों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। बायोटिन क्या करता है, जो लाल रक्त कोशिकाएं यानी जो आरबीसी होती हैं, इनको विकसित करने में सहायता करता है, जो बालों के रोम और खोपड़ी को ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करते हैं। देखिए ये क्या करते हैं, मान लीजिए ये कोई बालक है, ठीक है, ये आप ही हो, ठीक है। अब क्या है, आपके पास में अगर विटामिन B7 पर्याप्त मात्रा में है तो ये विटामिन B7 निकल करके सीधे खोपड़ी में जाता है यहाँ पर, और जितने भी बाल वगैरह होते हैं इनमें रोमों को खोलता है, ठीक है, जिससे कि नए नए बाल उगते हैं और जो बाल हैं वो घने होते हैं और यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और जो है ब्लड को पहुँचाता है जिससे कि बाल घने बनते हैं। तो विटामिन B7 जिसे हम बायोटिन कहते हैं, ये बालों की उपज के लिए या फिर बालों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। अब देखो यहाँ पर एक शब्द आया है आरबीसी, तो आरबीसी के बारे में आप जानते हैं, रेड ब्लड सेल्स इसका फुल फॉर्म होता है। अब आपको WBC का फुल फॉर्म लिखना है कि WBC का फुल फॉर्म क्या होता है। आज का यह पहला प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डीपीटी का टीका कब लगाया जाता है, डीपीटी का डोज पूछा गया था, तो चलिए देख लेते हैं। डीपीटी जिसका जो किस किस बीमारी से हमारी रक्षा करता है, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनिस, इन तीनों से हमारी रक्षा करता है। यह जो टीका है वो बच्चों को 6 सप्ताह की उम्र से शुरू होकर के 2, 4 और 6 महीने की उम्र तक ये दिया जाता है। इसकी आपको एग्जैक्ट याद रखना कि कब तक इसको देते हैं। चलो हम शेड्यूल ही पूरा बता देते हैं डीपीटी का। देखिए, पहली खुराक दी जाती है 6 सप्ताह की उम्र में, दूसरी 10 सप्ताह की उम्र में। क्या कर रहे हैं ना, डीपीटी की खुराक का पूछना शुरू कर दिया, भैया पहली कब देते हैं, दूसरी कब देते हैं। अभी बूस्टर खुराक भी पूछ लिया था तो हमने कहा क्यों नहीं पूरे की पूरी बता देते हैं आपको। तीसरी खुराक 14 सप्ताह की उम्र में दी जाती है। ठीक है, ये 3 खुराकें हो गई। इसके बाद में
बूस्टर खुराक दी जाती है। पहली बूस्टर खुराक कब दी जाती है? 15 से 18 महीने में पहली बूस्टर खुराक देते हैं। बूस्टर खुराक नंबर 2 4 से 6 साल की उम्र में दी जाती है। उसके बाद में लगता है टीडीएपी का टीका, जो कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो टीडीएपी का टीका लगता है। इसको भी हम बूस्टर मानते हैं। ये 10 से 12 साल की उम्र में लगता है और वयस्कों के लिए जो बूस्टर डोज है वो हर 10 साल पे लगता है। तो देखो आपके सामने प्रश्न कुछ इस तरह से आएगा कि डीपीटी की कितने टीके लगते हैं। अगर सिंपली आपसे पूछ रहे हैं डीपीटी के कितने टीके लगते हैं तो आपको केवल 3 बताना है। ये 3 खुराक दी जाती है। आपसे पूछते हैं कि डीपीटी के बूस्टर डोज कब लगाई जाती है, तो आपको बताना है बूस्टर डोज नंबर 1 15 से 18 महीने। ये कल पूछा गया था सुबह वाली शिफ्ट में, कल तो पेपर नहीं था, परसों की सुबह शिफ्ट में पूछा गया था कि बूस्टर खुराक नंबर 1 कब लगती है? 15 से 18 महीने में। अभी ये बूस्टर खुराक नंबर 2 नहीं पूछा है, लेकिन ये आगे जरूर पूछेंगे, तो ध्यान रखना बूस्टर खुराक नंबर 2 4 से 6 साल की उम्र में लगाई जाती है। फिर टीडीएपी लगाते हैं और वयस्कों को हर 10 साल पर यह खुराक लेनी चाहिए। उसके बाद में आज आपसे हेपेटाइटिस बी का टीका पूछा है। एग्जैक्ट प्रश्न क्या पूछा था ये नहीं पता चला है, लेकिन दीदी ने यह बताया सर हेपेटाइटिस बी का टीका पूछा गया था। तो चलिए देख लेते हैं ये हमारी किससे रक्षा करता है, कब लगाते हैं, यही सब पूछा होगा। तो देखो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, जिसे हम हेपेटाइटिस बी वायरस यानी कि एचबीवी के संक्रमण को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। काम कैसे करता है? तो यह टीका शरीर को एचबीवी के खिलाफ एंटीबॉडी बनाने में मदद करता है, जिससे भविष्य में संक्रमण होने से बचाव हो सकता है। दिया कब जाता है? तो यह टीका आमतौर पर जन्म के समय, 1 महीने और 6 महीने के बाद दिया जाता है। 3 बार यह टीका जो है दिया जा सकता है। कौन कौन ले सकता है? तो देखो यह टीका सभी शिशुओं, बच्चों और वयस्कों को दिया जा सकता है जिनमें हेपेटाइटिस बी के संक्रमण का खतरा ज़्यादातर रहता है। सुरक्षा किससे करता है? तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन एक सुरक्षित और प्रभावी वैक्सीन है जो इसके गंभीर दुष्प्रभाव बहुत कम देखने को मिलते हैं और हेपेटाइटिस बी से हमारी रक्षा करता है। ठीक है, और ये जो खुराक है वो आमतौर पर 3 खुराक में दी जाती है। कब कब देते हैं वो हमने ऊपर आपको बता दिया है। यही आपका पूछा होगा और क्या पूछेंगे, है ना? तो पूरा कंप्लीट बता दिया है। चलो भैया डायरिया आ गया है। डायरिया आने से पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए डायरिया से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, कौन से वायरस का टीका लगाया जाता है डायरिया से बचने के लिए। तो यहां पर पूछा गया कि डायरिया से बचने के क्या उपाय हैं। ये डायरिया हर शिफ्ट में आ रहा है, नाम बदल बदल करके, घूम फिर करके, घुमा करके प्रश्न पूछ रहे हैं। देखो तो डायरिया से बचने के लिए, डायरिया का अर्थ क्या है? दस्त। ठीक है, दस्त को ही हम डायरिया कहते हैं। अब इसके लिए कौन सा टीका लगता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आज का दूसरा प्रश्न है। चलो स्वच्छता का ध्यान रखना जरूरी है, इसके अलावा संतुलित आहार भी लेना जरूरी होता है और जो लिक्विड चीज़ें होती हैं जैसे कि पानी हो गया, ओआरएस घोल हो गया, इन चीज़ों को ज़्यादा लेना चाहिए। खाना बनाने और खाना खाने से पहले हाथ को जरूर धोना चाहिए। टॉयलेट के बाद हाथ को धोएं। साफ और फिल्टर किया हुआ पानी पिएं। उबला हुआ पानी पीना भी सुरक्षित होता है। मान लो भैया किसी के यहाँ पे आरओ नहीं है तो क्या करेगा, वो पानी नहीं पिएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। आप पानी को उबालिए, उबाल करके ठंडा कीजिए, उसके बाद छान करके आप पी सकते हैं। ताज़ा और साफ सुथरे फल और सब्जियों का सेवन कीजिए। सब्जी बना रहे हैं पहले थोड़ा सा धुल लो। मांस और अंडे को अच्छी तरह से पकाना चाहिए। जो लोग भी मांस या अंडा खाते हैं उन लोगों को उन चीज़ों को अच्छे से पकाना चाहिए। आज विटामिन ए से प्रश्न पूछा था। एग्जैक्ट प्रश्न नहीं पता चल पाया कि विटामिन ए से क्या पूछा था, लेकिन हम आपको पूरा कंप्लीट करा देते हैं। तो विटामिन ए का भी प्रश्न पूछा गया था। वैसे आपको पता होगा हमारा इंस्टाग्राम आईडी है सक्सेस जंक्शन 777 के नाम से, उसको आप लोग जरूर फॉलो कर लेना। वहाँ पर हमने क्या है विटामिन की सीरीज चालू कर रखी है। सारे विटामिन को रील्स के माध्यम से करा रहे हैं। 5 विटामिन करा चुके हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। देखिए विटामिन ए जिसे रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है, पहली बात इसे रेटिनॉल कहते हैं। ठीक है, यह एक वसा में घुलनशील विटामिन है जो स्वस्थ दृष्टि यानी कि आंखों की सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। त्वचा और प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह कई खाद्य पदार्थों में पाया जाता है जैसे कि पालक हो गया, डेयरी उत्पाद हो गए, लीवर हो गया, इन सब में ये जो है पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। अब विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, बहुत फेमस रोग है, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आज का तीसरा प्रश्न है। 3 प्रश्न आपसे हम डेली पूछते हैं और कल से आपकी मैथ की क्लास शुरू होने वाली है। एकदम नंबर सिस्टम से शुरुआत करेंगे जो अभी आपके एमपी इसमें आ भी रहा है महिला परीक्षक में। और ज़्यादातर प्रश्न जो है वो नंबर सिस्टम से, कोई भी एग्जाम हो कम से कम 5 से 6 प्रश्न नंबर सिस्टम के आपको जरूर देखने को मिलते हैं। तो पूरा नंबर सिस्टम जीरो से लेकर के हीरो तक कवर करेंगे, है ना, एकदम अच्छे से समझाते हुए। चलो भैया बीसीजी का टीका क्यों लगाया जाता है? देखो अभी आपको पता ना नंबर सिस्टम से शुरू में वो प्रश्न आ रहे थे कि बताइए ये जो संख्या दी गई है वो किससे कटती है? 8 से कटती है, 16 से कटती है, 12 से कटती है। तो ये सब अपन इन सब लेवल के क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएंगे। चलो बीसीजी का टीका क्यों लगाया जाता है? पहली बात, बीसीजी का टीका, इसका नाम है बैसिलस कैलेमेट गुएरिन, फुल फॉर्म याद रखना है। वैक्सीन आपको तपेदिक यानी टीबी के नामक जो संक्रमण होता है उससे बचाने में मदद करती है। यह मुख्य रूप से शिशुओं और छोटे बच्चों को दी जाती है जिन्हें टीबी होने का जोखिम जो है सबसे ज़्यादा होता है। और ध्यान रखना है कि 24 घंटे के अंदर, जैसे बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के 24 घंटे के अंदर अंदर ये टीका लगा दिया जाता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। बढ़ते कदम योजना दूसरी बार पूछ ली है, इस पहले भी हम करा चुके हैं। हम इसीलिए कह रहे थे कि सारा एग्जाम एनालिसिस आप देखिए, क्योंकि प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। बढ़ते कदम योजना आज रिपीट हो गई, इसका उद्देश्य पूछा। देखो, बढ़ते कदम योजना का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत आने वाले दिव्यांग, तो दिव्यांग लोगों के लिए जो है बढ़ते कदम योजना शुरू की गई है। तो दिव्यांग व्यक्तियों, जिन्हें हम पीडब्ल्यूडी कहते हैं, के बारे में जनता में जागरूकता बढ़ाना। इसके साथ ही इस योजना का लक्ष्य समाज में उनके समावेश, समाजीकरण और जीवन के सभी पहलुओं में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। यानी विकलांग लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए बढ़ते कदम योजना शुरू की गई थी। ठीक है, बाकी ये पूरा दिया है। राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के तहत विकलांगताओं के लिए निवारक रणनीतियों के बारे में भी जानकारी का प्रसार करना इनका उद्देश्य है। आगे बढ़िए। कायाकल्प योजना परसों पूछी थी, आज फिर से पूछ लिए। देखो, कह रहे हैं भैया पूरा एग्जाम एनालिसिस देखा करो। देखो, कायाकल्प योजना की शुरुआत पूछी गई है। तो कायाकल्प योजना जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में स्वच्छता और साफ सफाई को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। यानी अपने आसपास में वातावरण को स्वच्छ रखना है, इसके लिए शुरू किया गया था। भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसे 15 मई 2015 को शुरू किया गया था। 2015 में यह योजना शुरू की गई थी। और किसने शुरू किया था? परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य मंत्रालय ने। अगला देखो, बालिका समृद्धि योजना पूछी गई कि इसकी शुरुआत कब की गई है। तो देखिए, बालिका समृद्धि योजना, जिसे अब सुकन्या समृद्धि योजना के नाम से जाना जाता है, इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत हुई थी। ठीक है, तो योजना का नाम है सुकन्या समृद्धि, शुरुआत 22 जनवरी 2015, अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उद्देश्य वित्तीय सुरक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण बालिकाओं के लिए, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। आप लोग भी अपने प्रश्नों को जल्दी से जल्दी भेज दिया कीजिए। श्रम योजना का क्या उद्देश्य पूछा गया है? तो श्रम योजना, जिसे अब हम ई श्रम योजना कहते हैं, तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के जो है, इसका मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। अब श्रम योजना से समझ में ही आ रहा था, इन्होंने पूछा था कि श्रम योजना का संबंध किससे, तो श्रमिकों से संबंधित है श्रम योजना। उनको सुरक्षा प्रदान करना, उन्हें संगठित करना और उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाना, यह जो है श्रम योजना का मुख्य उद्देश्य है। आगे बढ़िए। देखो, एक एक्ट पूछ लिया है, ईसाई महिलाओं को तलाक के बाद भरण पोषण किस अधिनियम के द्वारा मिलता है? तो ये देख लीजिए, ईसाई भरण पोषण अधिनियम मुख्य रूप से भारतीय तलाक अधिनियम, जो भारतीय तलाक अधिनियम ना 1869, वही ईसाइयों के लिए भी कार्य करता है। इसके द्वारा शासित होता है, जो तलाकशुदा ईसाई महिलाओं को भरण पोषण का भी अधिकार देता है। अब देखो, इसमें क्या है, धारा 37। धारा 37 में ये कहा गया है भैया, अधिनियम की धारा 37 अदालत को पत्नी की वित्तीय जरूरतों और पति की भुगतान करने की क्षमता के आधार पर भरण पोषण देने की अनुमति प्रदान करती है। तो धारा 37 आपको याद रखना है। चलिए, बाकी कंप्यूटर में आज पूछा गया था वो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रश्न पूछा गया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल मोबाइल में क्यों करते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन तो पता नहीं है, ठीक है ना, वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि अगर ऑप्शन मिलते तो आपको करेक्ट आंसर पता भी चल जाता। देखो, उसके बाद में MS वर्ड से एक प्रश्न आया था, एक प्रश्न MS एक्सेल से, एक प्रश्न ऑपरेटिंग सिस्टम वाला आया था। ये 3 प्रश्न आज कंप्यूटर के आए थे। जिन लोगों ने हमारी PDF ले रखी है 199 वाली, उसमें हमने कंप्यूटर की 3-4 PDF दे रखी हैं। उन 3-4 PDF को अच्छे से करके जाइए, आपके कंप्यूटर क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, उसी में से आएंगे। और ग्रुप 4 के लिए स्पेशल कंप्यूटर की PDF हम तैयार कर रहे हैं। तो ग्रुप 4 या फिर कोई भी एग्जाम आपका आने वाला है जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है, उसके लिए हम अलग से PDF तैयार कर रहे हैं। चलो, मैथ में आज एग्जैक्ट प्रश्न नहीं मिल पाए, लेकिन मैथ के 5 से 6 प्रश्न आए थे, लेकिन सिंपल लेवल के आए थे। रेशियो आपसे पूछा था, टाइम एंड वर्क पूछा था, परसेंटेज के 2 प्रश्न थे, एक प्रश्न SI से था। तो मैथ का कुछ हाई लेवल नहीं आ रहा है। कल हमने मैथ और रीजनिंग के प्रश्न कराए हैं, 6 अप्रैल के नाम से कल वीडियो डाली है, उसमें रीजनिंग के बहुत सारे प्रश्न हमने कल कराए हैं। ठीक है ना, 4-5 जो मेन टॉपिक है जहां से प्रश्न लगातार आ रहे हैं, वो कल हमने 6 अप्रैल के नाम से वीडियो डाली है, आप लोग जाकर के देख लेना। उसमें जैसे कि मिरर इमेज हो गया, ठीक है, इसके अलावा जो आपका रेशियो हो गया, और आपका जो है जो कोडिंग डिकोडिंग वाले सवाल आ रहे थे, उन सबको कल हमने सॉल्व कराया था। कल छुट्टी थी, तो कल उन सारी चीज़ों को हमने सॉल्व करा दिया। आप लोग कल वाली वीडियो देख लेना। रीजनिंग में वही मैट्रिक्स आ रहे हैं, एक प्रश्न मैट्रिक का, एक सीरीज का, एक कोडिंग डिकोडिंग का, और एक प्रश्न मिरर इमेज का आ रहा है। जो लेटर मिरर इमेज है वो आपसे पूछी जा रही है, जो हमने कल करा रखी, कल वाली वीडियो में देख लेना। चलो, बालक शिक्षा देखभाल से नए प्रश्न आज मिले हैं। आज प्रश्न आया था NPPCD का कार्य क्या है, ये आपसे पूछा गया। तो चलिए इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देते हैं कि ये होता क्या है। देखो, सबसे पहली बात, NPPCD, इसका अर्थ है राष्ट्रीय बधिरता निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम। तो बेसिकली यह किसके लिए है? बधिर जो बच्चे होते हैं उनके लिए, जो कानों से सुनने में असमर्थ है। देखो, ये प्रोग्राम क्या करता है, जो भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा संचालित एक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य बहरेपन की रोकथाम और उसका नियंत्रण करना है। इसके लिए ये जो है NPPCD चालू किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
पीईएम से बचाव के लिए क्या करेंगे? तो पीईएम पहली बात होता क्या है? तो ये प्रोटीन वाला जो हमने आपको पहले ही बता रखा था कि प्रोटीन वाला एक जो है रोग होता है जिसे हम पीईएम कहते हैं। तो पीईएम यानी कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। तो ये कुपोषण से प्रश्न पूछा है, को नियंत्रित करने के लिए आपको क्या करना है? संतुलित आहार लेना है, विशेष रूप से प्रोटीन और ऊर्जा से भरपूर आहार चाहिए और नियमित निगरानी की आवश्यकता है, खास करके उन बच्चों में जहां पर भोजन पानी सही से नहीं मिल पा रहा है या कह सकते हैं जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, उनके लिए ये पीईएम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पीईएम की जो है कमी उनके अंदर हो सकती है, कुपोषण उनको हो सकता है। तो उसके नियंत्रित करने के लिए कुछ उपाय यहाँ पर बताए गए हैं, जैसे कि संतुलित आहार आपको लेना है, प्रोटीन, ऊर्जा और सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर भोजन चाहिए, पूरक आहार चाहिए जो कि आपको आंगनवाड़ी में मिल जाएगा, ठीक है। और कोई भी चीज़ है जैसे कि रीफीडिंग सिंड्रोम से बचाव, यानी कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो पहले कभी खाना नहीं पाता था, एकदम से तुम उसको घर पर लेकर के आओ, उसको खूब ढेर सारा खाना दे दिया, अब वो खा तो लेगा, लेकिन जो कभी खाना नहीं पा रहा है एकदम से खाना मिल जाए तो वो ढेर सारा खा लेगा, तो फिर उसको क्या होगा? फूड पॉइजनिंग या फिर अपच की समस्या हो सकती है। तो कोई भी खाना अगर जैसे आप दे रहे हैं तो उसको धीरे धीरे खाना उसको देना है, अचानक से नहीं देना है, नहीं तो ये उल्टी और डायरिया जो है ये उसको हो सकता है। तो ये जो है मुख्य उद्देश्य है पीईएम का, कैसे इसको कंट्रोल करना है वो हमने आपको बता दिया है, ठीक है। और अगर एकदम से खाना दे देंगे तो कौन सा रोग हो जाएगा? रीफीडिंग सिंड्रोम हो सकता है, अगर अचानक से ढेर सारा खाना उसको दे देंगे तो। चलो, ओडीडी विकार आपसे पूछा था कि ओडीडी विकार क्या होता है, तो चलिए देख लेते हैं ओडीडी क्या है। ओडीडी एक बचपन का व्यवहार संबंधी विकार है जिसमें बच्चे या किशोरों में गुस्सा बहुत ज़्यादा हो जाता है। गुस्सा, विरोध और अवज्ञा की प्रवृत्ति होती है जिससे दूसरों को परेशानी होती है। अब ये होता क्यों है? आजकल ओडीडी की समस्या बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि आप लोग बच्चों को दे देते हैं मोबाइल, ठीक है। और मोबाइल में क्या होता है? मोबाइल में बच्चे ढेर सारा गेम वगैरह देखते हैं जिसमें लड़ाई झगड़ा ये सब होता रहता है। रील्स देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं जिसमें लड़ाई झगड़ा ही हो रहा है, ठीक है। बच्चों का दिमाग कोरा कागज होता है, उनके दिमाग में जो आप भर देंगे वो चीज़ें वो जीवन भर उस चीज़ों को याद रखते हैं। तो कभी भी बच्चों को मोबाइल नहीं देना है। नहीं तो आजकल देखो बहुत सारी समस्या हो रही है मोबाइल से। बच्चे बिना मोबाइल के खाना नहीं खा रहे हैं, ठीक है, बिना मोबाइल के पानी नहीं पी रहे हैं, दूध नहीं पी रहे हैं बिना मोबाइल के। तो मोबाइल से बच्चों को दूर रखना जितना ज़्यादा हो सके। आपको भी वो मोबाइल जो है वो उस मोबाइल को आपको भी बच्चों के सामने इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा आप बच्चों को, बहुत सारी बुक्स आती हैं, मैजिक बुक्स आती है, बच्चे उसको टच करेंगे तो आन आराम बोलने लगती है, तो ये सारे खिलौने दीजिए। बच्चे मोबाइल की तरफ ध्यान भी नहीं देंगे, अगर उन बुक्स में अगर वो लग गए तो पढ़ाई भी होती रहेगी, उनका मनोरंजन भी होता रहेगा। लेकिन अगर एक बार मोबाइल की लत लग गई तो फिर बच्चा कभी भी उस मोबाइल को छोड़ नहीं सकता है, फिर वो उसके लिए एक बीमारी का कारण बन जाएगा। इसलिए धीरे धीरे करके ही सही बच्चों को मोबाइल से दूर करते जाइए। मोबाइल बिल्कुल भी बच्चों को मत दीजिए, ठीक है। मेरे छोटी बहन का एक बालक है, ठीक है, उसकी आंखों से पानी गिरता रहता है लेकिन वो मोबाइल देखता रहता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? आंखों पर भी साइड इफेक्ट पड़ रहा है, साथ ही साथ में मोबाइल के लिए उसकी आदत भी बढ़ती जा रही है। अगर कोई मोबाइल कल उसको देगा तो मोबाइल दे करके कोई भी बालक कुछ भी काम उससे जो है करवा सकता है, ठीक है। तो ये बहुत सारी समस्या होती है मोबाइल से। चलो, तो ये हमने बता दिया ओडीडी क्या होता है, इसके लक्षण क्या है। तो लक्षण में होता है गुस्सा आएगा तो नियमों का पालन नहीं करेगा, गलत व्यवहार करेगा, गलत तरीके से प्रतिक्रिया करेगा, गलत तरीके से बात करेगा, दूसरों से बहस करेगा। तो ये सारी समस्याएं ओडीडी में आपको देखने को मिलती हैं। चलिए, प्रबंधकीय कौशल 10 प्रश्न प्रबंधकीय कौशल में आपके पैराग्राफ क्या आ रहे हैं? सिंपल पैराग्राफ आए थे। कभी कभी क्या कर रहा है, एक ही पैराग्राफ से 10 प्रश्न दे रहा है और कभी कभी 2 पैराग्राफ दे रहा है, ठीक है। तो वो आपको देख लेना है, लेकिन पैराग्राफ बिल्कुल सिंपल आ रहे हैं, परेशान नहीं होना। 10 प्रश्न पैराग्राफ के जरूर आएंगे, इनके लिए टाइम बचा करके रखना। सबसे मेन बात, टाइम नहीं बचेगा तो ये सिंपल प्रश्न भी छूट जाते हैं। उसके बाद में आज सीसीआई के कार्य पूछ लिए थे, आइए देख लेते हैं सीसीआई क्या होता है। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, ये सीसीआई का फुल फॉर्म होता है। इसका मुख्य कार्य भारत में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और बनाए रखना, प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं को रोकना और उपभोक्ता हितों की रक्षा करना। प्रतिस्पर्धा क्या होता है? यह होता है कंपटीशन। जैसे कि एक मान लीजिए दुकानदार है, ठीक है, और एक ये दुकानदार है। अब यहाँ पर क्या है, वो कोई सामान 5 रुपए का बेच रहा है, ये वही सामान 6 रुपए का बेच रहा है, और एक और दुकानदार वो सामान 4 रुपए का बेच रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, सारे जो ग्राहक होंगे वो जाकर के 4 रुपए वाला सामान ले लेंगे। तो इन दोनों का क्या होगा फिर, है ना। तो एक निश्चित रेट तय कर देते हैं, भैया इससे ना कोई ज़्यादा बेचेगा ना इससे कोई कम बेचेगा। तो प्रतिस्पर्धा की जो भावना है वो बराबर बनी रहती है। बस क्या कर सकते हैं आप, अपनी चीज़ों की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। चीज़ों की गुणवत्ता में सुधार करके आप ग्राहक बना सकते हैं, रेट के आधार पर आप ग्राहक नहीं बना सकते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं सीसीआई के मुख्य कार्य देख लो। तो प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और बनाए रखना। अगर प्रतिस्पर्धा नहीं होगी तो जो है जितने भी दुकानदार हैं वो काम नहीं करेंगे, है ना। तो बढ़ावा देना और बनाए रखना, प्रतिस्पर्धा विरोधी जो प्रथाएं हैं उनको रोकना, ठीक है। और ये सारे काम जो है आपके उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना, जैसे कि जो ग्राहक है उसके भी हितों की रक्षा करना है, यानी कि कोई ऐसा ना करे कि भैया बहुत ज़्यादा कीमत पर जो है सामान बेच रहा है। तो सीसीआई उपभोक्ता के हितों की रक्षा भी करता है, यह सुनिश्चित करता है कि उन्हें उचित मूल्य पर गुणवत्ता वाले जो उत्पाद हैं और सेवाएं हैं वो उसको ग्राहक को मिल सके। ये काम भी सीसीआई का कार्य होता है, ठीक है। बाकी संचार
और कम्युनिकेशन और नेतृत्व से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो कि ऑलरेडी आपको करा चुके हैं। जिन लोगों ने पीडीएफ ले रखी है उन लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा होगा, सब कुछ हमने प्रबंधकीय कौशल वाली पीडीएफ में करा रखा है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए कल से वीडियो आना शुरू हो जाएंगी। पहले मैथ शुरू करेंगे, फिर रीजनिंग, फिर इंग्लिश, फिर हिंदी, फिर कंप्यूटर, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी भी एग्जाम्स के नोट्स चाहते हैं, एमपीएसआई, एमपी पुलिस, आबकारी, मध्य प्रदेश एमपी टेट वर्किंग चयन परीक्षा, तो आप इस नंबर पर मैसेज करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फेसबुक पेज है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। मिलते हैं आज शाम को 9 बजे सेकंड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में। जिसका भी एग्जाम हुआ कर भैया 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर प्रश्नों को जरूर भेज दिया कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।